नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास कार्यक्रम जिसमें हमारे साथ आज जुड़े हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, राजस्थान के प्रभारी हैं और वर्तमान में कांग्रेस के महासचिव हैं। इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर सैयद खुर्रम रजा। माकन जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस चर्चा में और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुक्रिया। अ, हम आज बात जो करेंगे वो इस मुद्दे पर करेंगे कि कोरोना वायरस का जो संक्रमण है बहुत तेजी के साथ दिल्ली में हाल के दिनों में बढ़ा है। लगातार मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही है और जो कि लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि मानो दिल्ली सरकार और केंद्र की सरकार दोनों ही इस स्थिति के लिए शायद बिल्कुल ही तैयार नहीं थी और इन्होंने अपने तौर पर मान लिया था कि सब कुछ ठीक हो गया है। अ, हालत ये है कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री एक दिन कहते हैं कि थर्ड वेव का नहीं है, वो पीक निकल चुका है, अब ये ढलान पर है, लेकिन अगले ही दिन मुख्यमंत्री अपने ही स्वास्थ्य मंत्री की बात को शायद कंट्राडिक्ट करते हैं और कहते हैं कि स्थिति ये है कि शहर में लॉकडाउन जैसी स्थिति भी आ सकती है, कुछ बाजारों को बंद किया जा सकता है। इसको लेकर भी तमाम किस्म के विवाद हैं। उधर आनन-फानन में केंद्र सरकार भी हरकत में आती है और अमित शाह जी एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाते हैं और तमाम किस्म के दावे और वादे करते हैं। अजय माकन जी, आप दिल्ली को बहुत अच्छे से जानते हैं, आप दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रहे हैं, आप चूँकि शहरी मामलों के मंत्री रहे हैं केंद्र में, तो दिल्ली को बहुत अच्छे से जानते हैं, दिल्ली के सांसद भी आप रहे हैं। ये जो कोरोना को लेकर जो स्थिति इतनी गंभीर बनी हुई है, यहाँ से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये स्थिति इतनी भयावह है, क्या दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को बिल्कुल अंदाज़ नहीं है, अनुमान नहीं है? देखिए दिल्ली के अंदर जो अभी की स्थिति है वो इतनी भयावह है कि आप इससे अंदाजा लगाएं कि देश के अंदर अगर 5 व्यक्ति कोरोना से संबंधित उनकी मृत्यु होती है तो हर 5 में से एक व्यक्ति दिल्ली का है। तो इतनी भयावह स्थिति है दिल्ली के अंदर। पूरी नेशनल एवरेज अगर पर कैपिटा केसेस की अगर ले लें तो नेशनल एवरेज से 5 गुना दिल्ली के अंदर है। दिल्ली के अंदर जो है प्रति मिलियन 465 लोगों की मृत्यु हुई है प्रति मिलियन। और जबकि राजस्थान जो कि दिल्ली के एकदम नजदीक है, कांग्रेस शासित है, उसमें सिर्फ 30 व्यक्ति प्रति मिलियन की मृत्यु है। यानी राजस्थान से 15 गुना से भी ज्यादा दिल्ली के अंदर प्रति मिलियन व्यक्ति प्रति कैपिटा मृत्यु दर जो है दिल्ली के अंदर बढ़ी हुई है। तो दिल्ली के नेबरिंग स्टेट्स में भी दिल्ली सबसे खराब स्थिति के अंदर है। और दिल्ली ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री और अमित शाह केंद्र सरकार दोनों एक जितनी दोनों के दोनों जिम्मेवार हैं। दोनों कोई एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं कर सकता है। और ये इन सब चीजों के बावजूद कि दिल्ली के अंदर पूरे देश में हाईएस्ट बेड पॉपुलेशन रेशियो है। दिल्ली के अंदर टोटल 52,000 के करीब दिल्ली के अंदर बेड्स हैं, जिसके अंदर केंद्र सरकार के भी लगभग 12-13,000 केंद्र सरकार और कॉर्पोरेशन दोनों कर ले तो दोनों मिलाकर के लगभग 13,600 बेड्स दोनों के इकट्ठे हैं। दिल्ली सरकार के भी अपने 12,000 बेड्स हैं, फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिनके बेड्स हैं, तो कुल 52,000 बेड्स दिल्ली के अंदर है। बावजूद इसके दिल्ली के अंदर इतनी भयावह स्थिति है। दुख की बात यह है कि दोनों की दोनों सरकारें केवल एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन, झूठे अपने खुद के तारीफों के पुल बांधने, इसके अलावा दोनों के दोनों कोई भी काम नहीं कर रहे और दोनों की कोई भी लंबी टाइम की कोई प्लानिंग नहीं है। जिस वक्त लॉकडाउन नहीं करना था तो उस वक्त लॉकडाउन कर दिया, झटके के अंदर कर दिया। जब लॉकडाउन को और तेजी से आगे बढ़ाना था तो उस वक्त खोल दिए सारे के सारे बाजार। जब मेट्रो को रोकना था तो मेट्रो को और खोल दिया। दिवाली आ रही थी तो लोगों को चेताने की जरूरत थी तो उसमें कहीं पर भी कोई ध्यान नहीं था। जो अमित शाह जी अब मीटिंग ले रहे हैं, तो क्या अमित शाह जी दिवाली से पहले मीटिंग नहीं ले सकते थे, जब पता था कि त्योहार का समय आ रहा है और सब लोग आपस में मेलजोल बढ़ेगा और लोगों को के अंदर खूब तेजी से संक्रमण होगा? क्या इनको पहले से पता नहीं था कि दिल्ली का पोल्यूशन नवंबर, दिसंबर, जनवरी के अंदर सबसे ज्यादा होता है, तो उसकी तैयारी पहले से कर लेनी चाहिए? तो अब मीटिंग जो कर रहे हैं इसको पहले क्यों नहीं किया? इन्होंने आईसीयू की अपनी तैयारी क्यों नहीं पहले करी? हॉस्पिटल्स के अंदर आईसीयू अगर हो, ढंग से अगर होते, तो आज दिल्ली के अंदर जो है मृत्यु दर इतनी ज्यादा नहीं होती। तो किसी भी तरीके से इनकी तैयारी पूरी नहीं है। हम लोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जून के महीने में गए, नोटिस दिया गया ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट को, और खुद ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इस बात को माना कि यह प्राकृतिक आपदा है
और प्राकृतिक आपदा खुद उन्होंने कहा कि भी ये वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, जो प्राकृतिक आपदा भी है लेकिन वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, क्योंकि ये सरकारें इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही हैं। तो खुद जब ह्यूमन राइट कमीशन ने इसको वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स माना और सरकार से कहा कि आप इस पे जवाब दीजिए, तो सरकार का कोई जवाब नहीं आया। 26 अगस्त को फिर से ह्यूमन राइट्स कमीशन ने अक्टूबर तक का इनको टाइम दिया कि आप बताएं कि आप क्या कर रहे हैं, और दोनों ने अभी तक के कोई जवाब ह्यूमन राइट कमीशन को भी नहीं दिया, जबकि ह्यूमन राइट कमीशन ने खुद ने माना है कि इट इज अ सीरियस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ये सरकारें दोनों के दोनों पूरी की पूरी, मेरे पास में आंकड़े हैं, ग्राफ्स हैं, आप देखें। एक हमारे बहुत ही मशहूर रोजी जॉन पीएचडी है जो हेल्थ इकोनॉमिस्ट है केरल से, उन्होंने एक ये बड़ा अच्छा इन्होंने एक चार्ट दिया है, ये मैं आपको भी भेजूंगा मैं, ताकि आप लोग अपने इसमें भी दिखा सकें। इसके अंदर जो है आप देखें कि जो 15 अगस्त से हमारा जो है एकदम से ऊपर पीक जाना शुरू हुआ, और ये सेकेंड पीक हमारा 12 सितंबर के पास में आया। तो सरकार ने उस वक्त एक ठीक काम किया कि 15 अगस्त से लेकर 12 सितंबर तक के इन्होंने टेस्टिंग रेट्स इन्होंने बढ़ाने शुरू कर दिए। उसके बाद में जब नीचे जाना शुरू हुआ तो टेस्टिंग रेट सेम रखे, अच्छा किया। लेकिन उसके बाद में ये दोबारा से पीक 6 अक्टूबर से शुरू हुआ, और ये 6 अक्टूबर से जब पीक शुरू हुआ, पीक जब बढ़ना शुरू हुआ, अभी भी अब कहते हैं, कोई कहता कि पीक आ गया, कोई कहता पीक नहीं आया है, लेकिन ये 6 अक्टूबर के बाद में ये लगातार ये ग्राफ ऊपर के ऊपर जा रहा है, लेकिन टेस्टिंग रेट नहीं बढ़ रहे। टेस्टिंग रेट कई बार कई दिन कम हो रहे हैं। तो जैसे ही ये ग्राफ ऊपर जाता है, जैसे ये ऊपर जाता है, कोरोना केसेस बढ़ते हैं, वैसे ही टेस्टिंग बढ़नी चाहिए साथ में। तो टेस्टिंग अगर आप बढ़ाते हैं, साथ के साथ में टेस्टिंग बढ़ाते हैं, जैसे जैसे ये केसेस बढ़ते जाते हैं, तो आप इसको कुछ समय के बाद में इसको रोकने और कम करने में कामयाब हो जाते हैं। अभी भी दुख की बात यह है कि ये पिछले ये टेस्टिंग का अगर आप ग्राफ देखें, ये नीचे येलो रंग का है, तो ये एज इट इज है, ये ऊपर नहीं जा रहा है। तो जैसे अगर जब तक ये ऊपर नहीं जाएगा, जब तक ये लाल लाइन जो है केसेस की ये और पीक करती जाएगी। ये सरकार कहती है कि हम बहुत ज्यादा हम टेस्ट कर रहे हैं, देश में सबसे ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं। आपको देश से आप कंपटीशन मत करें, आप जो है कंपटीशन ये करें कि आपके केसेस, पॉजिटिव केसेस कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। जितनी तेजी से पॉजिटिव केसेस आपके बढ़ते हैं, उतनी तेजी से आपको उसी रेशियो में टेस्टिंग आपको और बढ़ाना है। तो जब तक ये टेस्टिंग केसेस के साथ कंपेयर करके नहीं बढ़ाएंगे, जब तक नहीं होगा। आईसीयू की कोई तैयारी नहीं है। 32 करोड़ रुपए इन्होंने दिवाली मनाने में एक दिन के ऊपर उड़ा दिए एडवर्टीजमेंट के द्वारा। अगर वही 32 करोड़ रुपए अगर इन्होंने आईसीयू बेड्स खरीदने में लगाए होते, तो 5 लाख का एक बेड कन्वर्ट होता आईसीयू में। दिल्ली में 640 बेड्स दिल्ली में आईसीयू के फालतू होते। तो इन सब चीजों में सरकार विफल रही है। माकन जी, हेलो, आपने जो अभी जो पूरी फिगर्स दिखाए, तो हम क्या ये माने कि जानबूझकर सरकार जो संक्रमितों की संख्या है उनको कम दिखाने की कोशिश कर रही, इसीलिए संभवतः टेस्टिंग की संख्या नहीं बढ़ाई जा रही है? क्या ये कहा जा सकता है? आपने एक बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं इसको इससे जोड़ करके आपको बताना चाहता हूं कि 2 तरीके के टेस्ट हैं। एक आरटीपीसीआर टेस्ट है जिसको गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कहा जाता है, और दूसरा रैपिड एंटीजन टेस्ट है, आरएटी रैट जिसको कहा जाता है। रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है वो, उसके अंदर फॉल्स नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, अप टू 60% फॉल्स नेगेटिविटी है। मतलब कि आपका नेगेटिव भी आ गया लेकिन वो फॉल्स नेगेटिव है। तो अगर आपके पास आप पे सिम्टम्स हैं और वो नेगेटिव आ रहा है, तो ये 60% चांसेस हैं कि आप पॉजिटिव हो, फिर भी वो नेगेटिव बता रहा है। इतना बड़ा वो इसमें है। मैंने आपको जो राजस्थान से कंपेयर किया है, आपको जानकर के खुशी होगी कि राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहां पर एक भी जो है रैपिड एंटीजन टेस्ट नहीं हम कर रहे। हम ये नकली टेस्ट इसको मानते हैं, हम वहां पे एक भी। तो राजस्थान की जो फिगर्स हमारी इतनी अच्छी है वो इसीलिए है कि वहां पे 100% जो टेस्ट हो रहे हैं वो आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहे हैं, जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। तो इसका फायदा सीधे सीधे नजर आ रहा है कि राजस्थान देश के अंदर सबसे लोएस्ट संक्रमण वहां पर है। तो सब लोगों का ये मानना है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट के रिपोर्ट्स क्योंकि ठीक पुख्ता नहीं होते, तो इसलिए उसको नहीं करा जाना चाहिए, कम चाहिए। यहाँ पे दिल्ली में उसका उल्टा हो रहा है। माकन जी, यहाँ पर एक सवाल ये बनता है कि आपने जो फिगर्स बताए कि दिल्ली की स्थिति बहुत ही भयावह है, दूसरे राज्यों के मुकाबले 5 गुना से ज्यादा संक्रमण दर भी है और मृत्यु दर भी प्रति मिलियन व्यक्ति है।
ऐसा नहीं लगता कि शायद राजनीतिक कारणों से ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई, और जब वो मकसद पूरा हो गया एक तरह से, तो शायद अब पैनिक नजर आ रहा है कि हालात बेकाबू हो गए हैं। अक्षरधाम में जो दिल्ली सरकार ने जो कार्यक्रम किया, वहां पर उसको सुपर स्प्रेडर कर सकते हैं, लेकिन उससे एक दो दिन पहले ही बिहार चुनाव की जीत का जश्न मनाने के लिए राजधानी दिल्ली में ही भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर, जहां पर प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और बीजेपी के आए राष्ट्रीय थे। अध्यक्ष मौजूद थे, और वहां पर हजारों की तादाद में लोग बिना मास्क, बिना किसी से सोशल डिस्टेंसिंग के वहां मौजूद थे। और अब जो है कहा जा रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अनलॉक कर रहे हैं, तो क्या इसके पीछे राजनीतिक कारण था कि पहले संख्या बढ़ा दो सोशल गैदरिंग की, और जब हालात बेकाबू हो जाएं तो अब ये दिखावा करो कि नहीं है तो काबू करना? देखिए, इसको राजनीतिक कारण मैं ऐसे मान सकता हूं कि जब इनका मन आता है ये सीरियस हो जाते हैं, और जब इनका मन आ जाता है ये आंख बंद कर लेते हैं। और दोनों समय के ऊपर इनका जमीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता कि संक्रमण का दर बढ़ रहा है या संक्रमण का दर कम हो रहा है। दोनों चीजों में इनका कोई मतलब नहीं होता। इनका मतलब जब एक्सीलेटर पे पांव दबाना है या एक्सीलेटर से पांव हटाना है इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए, ये कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होता है। या तो पॉलिटिकल बेसिस होता है, राजनीतिक कारण होते हैं, या फिर कारण ऐसे होते हैं जो रेवेन्यू कैसे सरकार को और ज्यादा अर्न करा जाए, आर्थिक कारण होते हैं। तो राजनीतिक और आर्थिक कारणों से ये निर्णय नहीं लिए जा सकते। इसी वजह से दिल्ली के अंदर सबसे खराब स्थिति है। और जिन जिन राज्यों ने, राजस्थान जैसे राज्यों ने राजनीतिक सोच नहीं रखी, वहां पे आर्थिक सोच नहीं रखी कि हम लोग कैसे रेवेन्यू हम लोग सिर्फ करेंगे, बल्कि इतनी सोच रखी कि कैसे गरीब लोगों का भला हो, कैसे लोगों की जानें कम जाएं, ये बहुत भयानक एक रोग है, कैसे इससे बचा जा सकता है। जब वो सोच के साथ चलेंगे तो वो राज्य बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, और इसी तरीके से राजस्थान जैसे राज्य बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं बनस्पत दिल्ली, जो कि जिसके लिए सीधे सीधे केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों बराबर के जिम्मेवार है। बीते 15 दिनों के अगर आंकड़ों को जोड़े तो 1 लाख से ज्यादा केसेस दिल्ली में आ चुके हैं। और जैसा कि आपने अभी बताया भी कि इन 1 लाख केसों में कम से कम 20% ऐसे केसेस होंगे जिनको शायद आईसीयू बेड्स की जरूरत पड़ेगी। यानी 20,000 आईसीयू बेड्स की तो जरूरत सिर्फ उन्हीं लोगों को है जो बीते 15 दिनों में संक्रमित होकर हमारे सामने आए हैं, और वो भी तब जबकि टेस्टिंग की संख्या बहुत कम है। ऐसे में जो नाकाफी स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकार की मर्जी नहीं दिख रही है, मंशा नहीं दिख रही है सिवाय दिखावे के। ऐसे में एक मुख्य विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस पार्टी किस तरह दबाव डालेगी सरकार पर कि लोगों की भलाई के लिए सरकार मजबूर हो जाए काम करने के लिए? देखिए, एक तो हम लोग सबसे महत्वपूर्ण हमारे यहाँ पे जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, हम लोग वहां पे उनका दरवाजा खटखटा रहे हैं, जो कि किसी भी रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन पार्टी के लिए जरूरी है। तो इसलिए हमने अभी नहीं बल्कि जून के महीने में हम लोग एनएचआरसी का दरवाजा हमने खटखटाया था, और एनएचआरसी ने हमारे पटिशन की तारीफ करी। उन्होंने कहा कि ये जो पटिशन है ये पूरा फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेस के ऊपर पटिशन है, और ये पॉलिटिकल कारणों से नहीं है, और इसलिए हम लोग इसको वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स मानते हैं। ये खुद एनएचआरसी ने उस वक्त जून के महीने में कहा, नोटिस दिया। तो हम लोग बार बार हम एनएचआरसी का दरवाजा खटखटा रहे हैं, और समय समय के ऊपर एक दिल्ली से संबंध रखते हुए भी मैं भी और हमारी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी और सब लोग, हम लोग समय समय के ऊपर दिल्ली सरकार को हम लोग अपने सुझाव भी हम लोग देते रहे। अभी भी हमारा ये कहना है, जैसे कल केजरीवाल जी ने अजीब सी बात कह दी कि हम कुछ मार्केट्स बंद कर देंगे और कुछ खोले रखेंगे। ये क्या मतलब हुआ कि आप खुद कुछ मार्केट बंद कर दोगे, कुछ खोल दोगे? तो वो तो आप खुद जो है इसको और तेजी से फैलाने का काम कर रहे हैं। आप ये कैसे कर सकते हो कि भी आप दिल्ली के अंदर आप करोल बाग बंद कर दो, तो लोग जो करोल बाग जाने वाले हैं वो चांदनी चौक चले जाएंगे। अगर चांदनी चौक करोल बाग दोनों बंद कर दोगे तो लोग लाजपत नगर सब इकट्ठे होकर के चले जाएंगे। लाजपत नगर बंद कर दोगे तो ग्रेटर कैलाश चले जाएंगे। तो दिल्ली तो छोटी जगह है, आप जो है 10 मार्केट में से 6 बंद कर दोगे तो सारे लोग जो 10 में जाते थे बराबर से वो 4 में जाएंगे, तो ज्यादा ज्यादा संक्रमण होगा या कम संक्रमण होगा? तो ये जो है कहीं पर भी इन लोगों का कोई एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं होता है, और सिर्फ बस करा और बोल दिया, और बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट पे या पड़ोसी राज्यों पे या पुरानी सरकारों के ऊपर डाल दी बात और अपनी नीचे से निकल गए। यही इनका काम करने का तरीका और कुछ नहीं है। समस्या जी दिल्ली में, हाँ खुर्रम साहब पूछे। जी दिल्ली में मरने वालों की तादाद इस पेंडेमिक की वजह से बहुत ज्यादा है।
और ऐसे में जहाँ 7,000 से ज़्यादा लोग जो है इससे मर गए हों, वहाँ पर अक्षरधाम में दिवाली जैसा जश्न मनाना किसी सरकार के लिए कहाँ तक ठीक है? देखिए क्या किसी सरकार को जश्न मनाना चाहिए, त्योहार मनाना चाहिए ऐसे माहौल में? देखिए त्योहार तो जो है ये आस्था का प्रश्न है। हर हर धर्म के लोग जो हैं वो अपने अपने त्योहार को मनाते हैं और ये हमारे देश की संस्कृति है। और हमारा मानना ये रहा है कि त्योहार तो जो है सभी के सभी किसी भी प्रकार के त्योहार को मनाने में कभी भी कोई मनाही नहीं, या त्योहार को संकोच नहीं मनाने होना से चाहिए। कोई इनकार नहीं है, सादगी से। तभी तभी मैंने कहा कि मेरा उसमें सिर्फ दो बातों पे ऑब्जेक्शन है कि एक तो जो उन्होंने उसकी पब्लिसिटी पे जो पैसा जो खर्च किया 32, वो जरूरत उसकी थी नहीं। आप आधा आधा घंटा पूरे देश के सारे नेशनल मीडिया के स्लॉट्स लेकर के उसके अंदर आप शो करें, फुल पेज एडवर्टीजमेंट सारे नेशनल डेलीज के अंदर दें, वही पैसे में आप 640 आप अपने आईसीयू के बेड्स बना सकते थे, गरीब लोगों के एक महीने का आप उसमें उनके पैसे उनके अकाउंट में जमा करा सकते थे। तो ये मेरा कहना, और सिर्फ वो 32 करोड़ नहीं, उसके अलावा भी और पैसा जो एडवर्टीजमेंट में खर्च कर रहे हैं वो गरीब लोगों के फायदे में आ सकता है। दूसरा मेरा ऑब्जेक्शन इसके ऊपर यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां जिस तरीके से वहां पर उड़ाई गई, मेरा उस पर ऑब्जेक्शन है। त्योहार मनाने पे अपने घर में त्योहार मनाएं या अगर क्लोज उसमें त्योहार मनाएं, मंदिर में मनाएं, कहीं पे भी त्योहार मनाएं, वो उनकी अपनी, हर आदमी की अपनी इच्छा होती है। अगर मंदिर खुले हुए तो मनाएं त्योहार उसके अंदर, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का जो नहीं, मदन नॉर्म्स जी, है। मदन जी, केजरीवाल जी अपने आप को दिल्ली का बेटा कहते हैं, और अगर किसी बेटे के घर में कहीं डेथ हो जाए, तो क्या उसको इस तरह जश्न के साथ त्योहार मनाना चाहिए या सादगी से मनाना चाहिए? देखिए मैं उसके ऊपर ये व्यक्तिगत किसी व्यक्ति के विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या निर्णय लेता है। मैं कोई ऐसी बात कह करके केजरीवाल जी को फायदा नहीं पहुंचाना चाहता कि उनको राजनीतिक फायदा मिले मेरी किसी स्टेटमेंट से। मैं उस वो उनको वो फायदा पहुंचाने का काम नहीं करना चाहता। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये उनके अपने विवेक की सोच है। मेरे को दो बातों का सिर्फ ऑब्जेक्शन है इस बात पे कि उन्होंने उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की जो धज्जियां उड़ाई, जहां पे एज अ लीडर उनको एग्जाम्पल देना चाहिए था, क्रिएट करना चाहिए था, ताकि दूसरे लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। और जितना पैसा उसकी पब्लिसिटी में उन्होंने खर्च किया है, उसने पैसे से गरीब लोगों का भला हो सकता था। तो ये दो चीजों का मुझे मेरे ऑब्जेक्शन है। मैं अपने आप को सिर्फ वो दो चीजों तक, दो ऑब्जेक्शन तक कन्फाइन रखना चाहता हूँ। मकन जी पिछले चुनाव में राज्य सरकार के जो सबसे बड़ी यूएसपी थी जिसको लेके वो चुनाव में गए थे, वो उसमें हेल्थ सेक्टर था और एजुकेशन सेक्टर था। आज हेल्थ सेक्टर की पोजीशन ये है कि वहाँ के बेड्स जो हैं, वो जैसे आपने बताया और जैसे फिगर्स आ भी रही हैं कि वो खाली हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी लाइन लगी हुई है। मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ है और बेड्स नहीं मिल रहे हैं। तो लोग उस पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों सरकारी अस्पतालों में नहीं जा रहे? देखिए लोगों को अच्छे से पता है और लोगों ने हालात देखे। जो गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट के, चाहे जीबी पंत हॉस्पिटल के अंदर जिस तरीके से डेड बॉडीज को के हालात देखे, पेशेंट्स के जो हालत देखे, वहां पर सफदरजंग हॉस्पिटल के जो हालात देखे, तो लोग जो हैं वो डर गए हैं प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर पैसे दे करके 5, 7, 10 लाख रुपए खर्च करके वहां पे जाना चाहते हैं, और ये सरकारी हॉस्पिटल्स में नहीं जाना चाहते। तो ये अपने आप में ही ये एक तरीके से जब लोगों ने ही रिजेक्ट कर दिया, दिल्ली के लोगों ने दिल्ली के हॉस्पिटल्स को, तो ये अपने आप में साबित करता है कि सरकार की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से फेल हो गई है। मोहल्ला क्लिनिक सब बंद पड़े, वहां पे डॉक्टर्स भी जाना बंद हो गए हैं, लोग भी वहां पर नहीं जा रहे। तो मोहल्ला क्लिनिक की तो कलई वैसे ही खुल गई। तो ये अपने आप में साबित करता है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने जिस तरीके से सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए झूठे विज्ञापनों का सहारा लेकर के जो एक अपना बनाया था, वो सारा का सारा अब एक्सपोज हो गया। माकन जी, समस्या के बारे में एक बात आमतौर पे कही जाती है कि समस्या का पहला समाधान समस्या को पहचान लेना, और फिर दूसरा कदम ये होता है कि उस समस्या को सुलझाने के लिए विचार विमर्श करना। आप दिल्ली सरकार में भी मंत्री रहे, आप केंद्र सरकार में भी मंत्री रहे, दिल्ली को बहुत अच्छे से जानते हैं, विपक्षी दल के नेता हैं। इस नाते क्या दिल्ली सरकार ने कोरोना को की रोकथाम के लिए क्या विपक्षी पार्टियों के साथ कोई चर्चा की है कि इसको कैसे रोका जाए, इसमें आपका सहयोग मांगा है, और यदि मांगेंगे तो क्या आप किस तरीके का सहयोग दे सकते हैं? देखिए दो मीटिंग्स, एक या दो मीटिंग्स इसमें होम मिनिस्टर के लेवल पे ली गई हैं, और वो भी नाम मात्र हुई हैं।
और उसके अंदर हमारे पीसीसी के अध्यक्ष वहां पे गए, तो उन्होंने मुझसे भी सलाह करी थी और उन्होंने अपनी बात वहां पे रखी। लेकिन आप जो है अगर इस तरीके से नाम मात्र सिर्फ नेम सेक के लिए मीटिंग रखें तो उससे 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 मामला सुलझता नहीं है। और कौन रोकता है केजरीवाल जी को फोन उठाएं और मेरे से बात करें? कौन रोकता है कि सत्येंद्र जैन फोन उठाएं और मेरे से बात करें और पूछें? और हम लोग इस टाइम के ऊपर कम से कम कांग्रेस ने हमें ये सिखाया है कि इन सब चीजों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। और हमारा ये बड़ा मानना है कि दो चीजों पे, कि इन सब चीजों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, और दूसरा, लोगों की जान से बड़ी बड़ी कोई भी कीमती चीज नहीं है। तो लोगों की जान कैसे बचाई जा सके वो सबसे महत्वपूर्ण है, और राजनीति नहीं होनी चाहिए। इन दो चीजों को लेकर के ही अगर हम सोचेंगे तो हम आगे इसमें कामयाब होंगे, नहीं तो ये बीमारी बहुत भयावह है। कितना लंबा जाएगी, कहां तक जाएगी, किसी को नहीं पता। हम उम्मीद करें इसी बात के साथ कि इस बीमारी की रोकथाम होगी। सरकार, केंद्र की सरकार भी और दिल्ली सरकार भी जो विशेषज्ञ हैं, जो अनुभवी लोग हैं, उनसे चर्चा करेगी, विमर्श करेगी और आम लोगों के लिए, आम लोगों की भलाई के लिए कदम उठाएगी। माकन जी, आपने ओके। सारी बातें बहुत ही विस्तार के साथ सामने रखी और हम उम्मीद करते हैं कि दोनों सरकारें, दिल्ली की केजरीवाल सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार, इस स्थिति को लेकर गंभीर हो, सिर्फ गंभीर होने का दिखावा ना करे। लोगों की जान ज्यादा जरूरी है, ना कि राजस्व सरकार का, ना कि सरकार की आमदनी। और उम्मीद है कि जो पैसा वो अपने प्रचार पर, अपनी पीठ थपथपाने पर खर्च कर रहे हैं, वो लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए करेंगे। आप इस चर्चा में शामिल हुए माकन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. शुक्रिया, थैंक यू। थैंक्स लॉट। थैंक यू।